आ रही है आवाज? देखो, हम कहाँ तक आ गए थे? हम सेक्शन 140 अब जैसे जैसे ज्वाइन होते जा रहे बच्चे ज्वाइन हों तो देखो, मैंने आपको बता दिया था कि जब हम सेक्शन 138 की बात करते हैं तो 138 में क्या लिखा है, 2 साल की पनिशमेंट और 2 साल की पनिशमेंट लिखी और लिखा हुआ है फाइन का ट्वाइस। ठीक है, और अपनी ये कल इस चीज पर डिस्कशन हो चुका था, जैसा आपको एक बार इंटरप्रिटेट करना है, एक बार और स्क्रूटनी कर लेंगे अपन इस चीज की कि ये नॉट एक्सीडिंग 5,000 है या मिनिमम नॉट लेस देन 5,000 है, एक बार अपन वही चेक कर लें। और ये चीज मैंने आपको बता दी थी कि कोर्ट क्या कर सकता है, रीजन रिकॉर्ड करके समरी ट्रायल कर सकता है। समरी ट्रायल कर सकता है जिसमें जो पनिशमेंट होगी वो होगी 1 साल, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, और प्लस जैसा भी सही, अपन प्लस 5,000 लिख देते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए। फिर मैंने कहा कि यदि कोर्ट को किसी भी स्टेज पे ऐसा लगता है कि ये समरी प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, समन ट्रायल इसका नॉर्मल ट्रायल ही होना चाहिए, तो रीजन रिकॉर्ड करके विटनेसेस वगैरह को सुन के एग्जामिन करके ये क्या कर सकता है, वापस जैसा इस कोड में लिखा है वैसे उस केस को क्या कर सकता है, हियर कर सकता है। ठीक है, और बाकी ये सारी चीजें कुछ काम की नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया था कि एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में यदि मेंस में आपसे पूछा जाएगा तो मेंस में आपसे पूछा जाएगा कि एनआई का समरी प्रोसीजर और सीआरपीसी के समरी प्रोसीजर में अंतर लिखो, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कोर्ट का नाम, ऑफेंसेस का नाम, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, कौन ट्राई करेगा, कितने टाइम पीरियड, मतलब क्या पनिशमेंट है, वो सब चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आओ पावर टू इनडायरेक्ट इंट्रीम कॉम्पनसेशन। देखिए, पावर टू डायरेक्ट इंट्रीम कंपनसेशन सेक्शन 143 ए। देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी 1973, द कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 मे ऑर्डर द ड्रॉअर ऑफ द चेक टू पे इंट्रीम कंपनसेशन टू द कंप्लेनेंट। वापस बोल रही हूँ, इसमें कुछ नहीं लिखा, इसमें लिखा है कि क्या चाहे सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो, द कोर्ट में, देखो यहाँ पे लिख लीजिए, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। क्या है ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि कोर्ट क्या कर सकता है, ड्रॉअर ऑफ द चेक को बोल सकता है कि तू कंपनसेशन दे कंप्लेनेंट को। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मे प्रोविजन है, क्योंकि एक सिमिलर प्रोविजन आपको सेक्शन 148 में भी दिखेगा, वहां पे शेल प्रोविजन है, तो यहाँ पे आपको लगा लेना है स्टार। इस सेक्शन की सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि यहाँ पे लिखा है मे, कि कोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी स्टेज पे ड्रॉअर को बोल सकता है, क्या बोल सकता है कि भाई ये जो कंप्लेनेंट आई है ना, ये कंप्लेनेंट चलेगी, कंप्लेंट जब तक चलेगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, कि भाई तू क्या कर, इंटरीम कॉम्पनसेशन पे कर। ये इंटरीम कॉम्पनसेशन देखो क्या लिखा हुआ है, और ये कब बोलेगा, समरी ट्रायल और समन केसेस में, समरी ट्रायल और समन केसेस में, वेयर ही प्लीड्स नॉट गिल्टी टू द अक्यूजेशन मेड इन द कंप्लेंट। देखिए क्या होता है, ये सब आप, मैं मानती हूँ कि थोड़ा बहुत नॉलेज होगी। जो समरी ट्रायल होते हैं और जो समन ट्रायल होते हैं उसके अंदर चार्ज फ्रेम करना मैंडेटरी नहीं है। बस उससे उससे पूछा जाता है जैसे कि वेदर यू प्लीड गिल्टी, ठीक है, वेदर यू प्लीड गिल्टी, और वो मना कर देता है आई एम नॉट प्लीडिंग गिल्टी। आप एक बार हैंड रेज करिए, मैं क्या बोल रही हूँ समझ रहे हो? जो समरी ट्रायल होते हैं और समन ट्रायल होते हैं उसके अंदर चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं, कर सकते हो, ऐसा नहीं, मना नहीं किया है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन चार्ज फ्रेम नहीं हुआ और उससे पूछा कि वेदर यू प्लीड गिल्टी, और वो गिल्टी प्लीड नहीं कर रहा है, चेक आया, देखो मैंने क्या बोला, समरी ट्रायल हुआ है होगा या समन ट्रायल, चेक आया, चेक का अमाउंट आया, उससे पूछा कि भाई तू गिल्टी प्लीड कर रहा है कि तूने इसको चेक, इसका चेक बाउंस हुआ है, तो वो बोल रहा है आई एम नॉट प्लीडिंग गिल्टी। तो जैसे ही उसने बोला ना आई एम नॉट प्लीडिंग गिल्टी, तो कोर्ट को यदि लगेगा कि भाई इसको बोल देना चाहिए कि तू क्या जमा करा, इंट्रीम कंपनसेशन पे कर। क्या पे कर, इंट्रीम कंपनसेशन। जैसे मान लो सिंपल सा प्रोसीजर समझते हैं, पारुल है, पारुल ने निकिता को चेक दिया, निकिता का चेक बाउंस हुआ, कि बिकॉज ये समरी ट्रायल है, चीजें ऊपर नीचे थोड़ी बहुत देखने के बाद कोर्ट ने इससे पूछा कि पारुल डू यू प्लीड गिल्टी, तो पारुल मना कर रही है नहीं, लेकिन कोर्ट को ऊपर से लग रहा है कि नहीं ये चोर है, ये 100% चोर है, इसकी शक्ल पे चोर लिखा हुआ है, इसने गारंटेड चेक दिया और चेक बाउंस हुआ है, तो पारुल को बोलेगा कि तू इंटरिम कंपनसेशन पे कर निकिता, क्योंकि केस चलते चलते तो बहुत टाइम लग जाएगा, और तूने गिल्टी प्लीड नहीं करी, कब एविडेंसेस आएंगे, कब क्या होगा, तो निकिता को इंटरिम कंपनसेशन पे कर। ये है समरी ट्रायल और समन ट्रायल, समरी ट्रायल और समन ट्रायल, ध्यान रखिएगा। और कोई अदर ट्रायल जो चल रहा है तो अदर, मोस्टली अदर वारंट ट्रायल ही होती है। ठीक है, कोई अदर ट्रायल चल रहा है ऑन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, एक बार स्टेज समझ में आ गई क्या, एक बार हैंड रेस कर दो, क्योंकि चार्ज फ्रेम हुआ मतलब कोर्ट को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसने
इसने ऑफेंस कमिट किया है, इसका चेक बाउंस हुआ है और चार्ज फ्रेम नहीं हुआ और समरी ट्रायल समन ट्रायल चल रहा है और उसने मना करा और कोर्ट को लग रहा है कि नहीं ये गलत है, ये मतलब अपेरेंटली कोर्ट को लग रहा है ये गलत है, तो ध्यान से सुनिए क्या बोला कि कोर्ट इंटीम कंपनसेशन का क्या कर सकेगा, ऑर्डर दे सकेगा, मतलब ऑर्डर देगा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे शैल नहीं है, ऑर्डर दे सकेगा में है। फिर ये जो इंटरिम कंपनसेशन का अमाउंट होगा ये चेक के 20% से ज्यादा नहीं होगा, चेक के 20% से ज्यादा नहीं होगा। एक बार हैंड रेज करो। चार चीजें, बिल्कुल सबसे पहला मे पे इंटरिम कंपनसेशन। दूसरी चीज है कब कब ऑर्डर दे सकता है, तो दूसरी चीज में दो चीजें हैं, समन और समरी ट्रायल में अपॉन नॉट प्लीडिंग गिल्टी और अदर ट्रायल में अपॉन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, और जो इंटरिम कंपनसेशन का जो अमाउंट बोल रहा है ना वो चेक का अप टू 20%, ध्यान रखिएगा अप टू 20% होगा, क्योंकि ये आपको पीछे सेक्शन 148 से कंफ्यूज करेगा। वहां पे लिखा है शेल और वहां पे लिखा है नॉट लेस देन 20%। अब देखिए, मैंने पारुल वर्सेस निकिता चल रहा है, पारुल को ऑर्डर दिया कोर्ट ने कि भाई पे कर इंटरिम कंपनसेशन। फिर पारुल को ये कब पे करना पड़ेगा, पारुल को ये पे करना पड़ेगा विद इन 60 डेज। कितने दिन में पे करना पड़ेगा, विद इन 60 डेज पारुल को ये पेमेंट करना पड़ेगा। फिर मान लीजिए कि पारुल नहीं कर पाती विद इन 60 डेज, तो और 30 डेज बढ़ा दो। समझ में आया मैंने क्या बोला, ये पारुल के लिए, ये पारुल के लिए मतलब जो ड्रॉर है उसके लिए, कि ड्रॉर से कोर्ट ने द कोर्ट हैज आस्क्ड टू द ड्रॉर टू पे द इंटरिम कंपनसेशन, बट मतलब he needs to pay the interim compensation within 60 days from the date of order, और sufficient reason है, sufficient reason है तो 30 days और बढ़ा दिया जा सकता है। तो the interim compensation shall be paid within 60 days from the date of the order under subsection 1, under subsection 1, or within such further period not exceeding 30 days as the case may be directed by the court on sufficient cause being shown by the drawer on the check। तो 60 days और यदि कोर्ट को और लगता है तो 30 डेज और, ठीक है 90 डेज हो सकता है, लेकिन 60 डेज इसका टाइम है। 60 डेज खत्म होने के बाद में भी फर्दर 30 डेज तक एक्सटेंड कर। आप समझो, यहाँ पे पारुल है, यहाँ पे निकिता है। अपेरेंटली पारुल तो ऐसी लग रही थी जब उसने गिल्टी प्लीड नहीं करी और चार्ज फ्रेम हुआ कि पारुल की गलती है, कोर्ट को लगा कि पारुल की गलती, तो कोर्ट ने लाइक गलती है तो कोर्ट ने उसको बोला कि भाई इंटरिम कंपनसेशन दे, दे इंटरिम कंपनसेशन पारुल को, मतलब निकिता को। अब यहाँ पे पता चलता है जब पूरा केस चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, एविडेंसेस आ रहे हैं, विटनेसेस आ रहे हैं कि पारुल तो निर्दोष है, पारुल तो निर्दोष है। अब कौन पे करेगा इसको पैसे वापस, निकिता, निकिता ही पे करेगी। एक बार हैंड रेस करो। भाई पारुल निर्दोष है, ऑलरेडी 20% कंपनसेशन पे कर चुकी है पारुल, इंटरिम कंपनसेशन। तो अब तो गलत किसका भार पड़ जाएगा, अब तो निकिता का भार पड़ेगा। एक बार हैंड रेस करो। प्रियंका समझ में आया, इस पैराग्राफ में पारुल पे कर रही है 60-30 दिन के अंदर। अब इस पैराग्राफ में कौन पे करेगा, इस पैराग्राफ में निकिता पे करेगी, क्योंकि पारुल तो एक्विट हो चुकी है, पारुल अक्विट हो चुकी है मतलब, लेकिन पारुल ने 20% ऑलरेडी पे कर दिया। रितिका मैम, अनुराग सर, डन। मैं मानती हूँ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे पारुल, यहाँ पे निकिता की जिम्मेदारी है और यहाँ पे पारुल की। तो भाई वही सेम चीजें हैं कि यदि अब मैं मान लेती हूँ कि जो चेक का ड्रॉर है वो अक्विट हो चुका है, चेक का ड्रॉर क्या हो चुका है, अक्विट हो चुका है। तो अब निकिता को बोलेगा कोर्ट कि भाई इसको पेमेंट वापस कर, जो 20% पे किया है इसने, ये पागल थोड़ी है कि तूने केस लगा दिया और ये एक्विट हो चुका है। टू रिपे द ड्रॉर ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरिम कंपनसेशन, टू रिपे द ड्रॉर टू द पेमेंट ऑफ इंटरिम कंपनसेशन विद इंटरेस्ट, कि भाई एक तो तेरे को 6 महीने पहले इसने पैसे दे दिए, 6 महीने बाद ये एक्विट हो गई, तो भाई साहब विद इंटरेस्ट पे कर इसको, फ्री फोकट में नहीं, विद इंटरेस्ट पे कर, जो भी पब्लिश्ड है आरबीआई बैंक के द्वारा, प्रिविलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। ये आप याद कर लो, ये आपको 2-3 जगह लिखना पड़ेगा। प्रिविलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल, प्रिविलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल। वही सेम चीज कितने दिन के अंदर पे करना पड़ेगा निकिता को पैसे वापस, 60 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 60, जिस दिन से ऑर्डर आया उसके 60 दिन के अंदर निकिता को पैसे वापस करना पड़ेगा पारुल को, और यदि कोर्ट को सही लगे तो 30 डेज और बढ़ा सकते। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आया होगा। और ये जो है, ये जो इंटरिम कंपनसेशन है, यदि ये नहीं पे किया पारुल के द्वारा तो एज अ फाइन रिकवर हो सकता है सीआरपीसी के 1973।
सीआरपीसी का 1973, बीएनएसएस का देख लेना 421 से लेकर 424 में प्रोविजन है कि यदि व्यक्ति इंटरिम कंपनसेशन मतलब फाइन पे नहीं करता है, यदि व्यक्ति फाइन पे नहीं करता है तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है, प्रॉपर्टी से निकलेगी फिर इसका फाइन। और मान लीजिए कि इस सेक्शन द अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज अंडर सेक्शन 133 और अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 357 shall be reduced by the amount paid recovered as interim compensation। अब मान लीजिए कि ऑलरेडी ऑलरेडी जैसे 357 में अपन 357 सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, वहां पे भी कंपनसेशन देने के लिए बोला जाता है, ठीक है, या 138 में ऊपर कंपनसेशन देने के लिए बोला और अभी बीच में इंटरिम कंपनसेशन दे दिया। मान लीजिए यहाँ का पेमेंट है जो 357 सीआरपीसी का पेमेंट है और 138 का जो पेमेंट है उसने बोला कोर्ट ने कि 1 लाख, अब बीच में इंटरिम कंपनसेशन दिया है तो अब वापिस 1 लाख थोड़ी देगा, 1 लाख माइनस 20,000 पे करना पड़ेगा। तो यही बोला है कि जो भी कंपनसेशन का अमाउंट एक्चुअल में डिसाइड हुआ, जो भी कंपनसेशन का अमाउंट एक्चुअल में डिसाइड हुआ उसमें से जो इंटरिम कंपनसेशन का अमाउंट है वो माइनस कर दिया जाएगा। वापिस आ जाइए, देखिए मैंने क्या क्या बोला, यहाँ पे पारुल है, यहाँ पे निकिता है। तो सेक्शन 143A, सेक्शन 143A टॉक्स अबाउट इंटरिम कॉम्पनसेशन, क्योंकि केस चलते चलते तो इतना टाइम लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा, इसका चेक बाउंस हुआ, इसको पैसे कहाँ मिलेंगे, इसको पैसे तो कोर्ट को कोर्ट करता है मे, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, बोलेगा कि इंटरिम कॉम्पनसेशन कर पे कर जो 20% ऑफ चेक के अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा, अप टू 20% ऑफ चेक अमाउंट, 20% ऑफ चेक के अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा। फिर कब कब ऑर्डर देगा, दो सिचुएशन में, समन और समरी ट्रायल में कब ऑर्डर देगा, जब वो गिल्टी प्लीड नहीं करता है, और अदर अदर में जब वो चार्ज फ्रेम कर देता है कोर्ट, तभी तो पता चलेगा कि भाई, अब तभी तो अपेरेंटली कोर्ट को लग रहा है कि इसने वाकई चेक बाउंस कर दिया। फिर फिर सिंपल सी बात ये लिखी, कब पे करना पड़ेगा, ऑर्डर से 60 डेज, यदि ऑर्डर से 60 डेज में पे नहीं किया जाता तो 30 फर्दर मोर फर्दर 30 फर्दर डेज। अब ये तो है निकिता, जो निकिता मतलब ये तो है पारुल को देना पड़ेगा, पारुल कौन है, ड्रॉर ऑफ द जेल। अब क्या होगा, अब मान लीजिए पारुल अक्विट हो जाती है, 6 महीने बाद पता चलता है कि एक तो बेचारी ने कॉम्पनसेशन दे दिया और इसकी तो गलती नहीं थी, चेक बाउंस तो था ही नहीं। फिर तो अब कौन वापस करेगा, अब जो रिस्पॉन्स ये निकिता है ये इसको पैसे वापस करेगी, कितने दिन में, प्रिविलेंट किस अमाउंट पे, आरबीआई की जो प्रिविलेंट रेट है एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उस अमाउंट से इंटरेस्ट पे करेगी, क्योंकि पारुल ने इंटरीम कंपनसेशन दिया, इंटरीम कंपनसेशन दिया तो भाई एक तो इसकी गलती नहीं थी, इससे तुमने इंटरीम कंपनसेशन लिया, तो अब इंटरेस्ट भी तो पे करोगी निकिता पारुल को, तो प्रिविलेंट जो है एट द फाइनेंशियल ईयर उस अमाउंट पे करना पड़ेगा, और 60 डेज के अंदर पे करना पड़ेगा, और यदि 60 डेज के अंदर पे नहीं करते तो 30 डेज के अंदर पे करना पड़ेगा। डन। और ये जो अमाउंट है कंपनसेशन का अमाउंट एज अ फाइन रिकवर हो सकता है, एज अ फाइन, सेक्शन 421 से 424 सीआरपीसी, वहां पे लिखा हुआ है आप फाइन नहीं पे करते तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। और ये जो अमाउंट इंटरिम कंपनसेशन का पे किया है, ऑफ कोर्स यार एडजस्ट तो हो गई ना, चेक का अमाउंट 5 लाख है, इंटरिम कंपनसेशन 1 लाख दे दिया, वापस थोड़ी फाइनल डिसीजन पे 5 लाख देंगे, 1 लाख एडजस्ट होगा। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, एक बार हैंड रेज कर दीजिए, सिमिलर सा प्रोविजन सेक्शन 148 में आ जाए, एक बार सब हैंड रेज कर दी, पहले पढ़िए, एक बार मैम, पढ़िए। हाँ, ये जो एनी अदर केस है इसके अंदर वो वाला सेक्शन थोड़े ना आएगा कि वो 259 है ना? हाँ, जो भाई समन कन्वर्जन ऑफ समरी ट्रायल इनटू वारंट ट्रायल, 6 महीने से ऊपर के हाँ हाँ ऑफेंसेस हाँ। होते हैं ना। चलो ये वो क्वेश्चन मैं बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन समझो, देखो क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, समन ट्रायल को वारंट ट्रायल में कन्वर्ट कर सकते हो, सबको पता है क्या, एक बार हैंड रेज करो। वारंट ट्रायल को समन ट्रायल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन समन ट्रायल को वारंट ट्रायल में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो कहने को तो ये भी तो समन ट्रायल चल रहा है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि 6 महीने से ऊपर के प्रोसीजर है, पढ़ना 259, और कोर्ट को ऐसा लगता है, इतना में से माइंड, मैं इसलिए मेरा मन था मैं बता दूं, लेकिन क्या होता है ओवर माइंड नहीं लगाना चाहिए, अपन से जितना पूछा जाए उतना ही, लेकिन अच्छी बात है क्वेश्चन उठ के आया। तो ये क्योंकि आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि 138 में तो अप टू 2 ईयर की पनिशमेंट है, तो ये समन ट्रायल है ना, एक बार सब हैंड रेज करो। और 143 में भी कितनी पनिशमेंट है, 1 साल की पनिशमेंट है, तो ये समरी ट्रायल के लिए बोल रहा है, तो कहाँ बात आती है एनआई में, तो आप जब सेक्शन 259 सीआरपीसी की बात करोगे तो वहां पे कन्वर्ट हो सकता है समन ट्रायल इनटू वारंट ट्रायल, तो ये उस चीज की बात है, लेकिन बस समझ लो, इसको समझ लो कि बस कंसेप्ट पढ़ा और आपको नॉलेज है इसकी, लेकिन अपन को ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना, ठीक है। मैं मानती हूँ एक बार
मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, एक बार हैंड रेस करो और 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम दूंगी, पूरा पढ़ो। वापस बोल देती हूँ मैं 1 सेकंड के अंदर कि यहाँ पे मे प्रोविजन है, मे पे 10 स्टार लगा लो, 5 जितने आपके समझ में आए उतने स्टार लगा लो। ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ये मे प्रोविजन है। कोर्ट बोलेगा इंटरिम कंपनसेशन पे कर, कब बोलेगा? 2 जगह, समन समरी में जब प्लीड गिल्टी नहीं करता, चार्ज और अदर में। अदर यहाँ पे वारंट भी मत लिख के आना एग्जाम में, अदर ही लिख के आना, लिखा हुआ नहीं है तो क्यों लिखो, अब लिखो एनी अदर केस। एनी अदर केस जब आपको बोलेगा, जब आपका चार्ज फ्रेम हो जाता है, कितना पे करने, नॉट एक्सीडिंग 20% पे करने। तेरे को कितने दिन में पे करना है? 60 दिन में पे करना है। 60 दिन में पे नहीं कर सकता तो 30 दिन और दे देगा कोर्ट। कितने दिन दे देगा? 30 डेज और दे देगा कोर्ट। फिर लेकिन जब एक्विटल हो जाता है, मतलब व्यक्ति छूट जाता है, तो भाई इंटरिम कंपनसेशन का क्या होगा? तो भाई इंटरिम कंपनसेशन दिया है तो आप कंप्लेनेंट पैसे वापस करेगा। कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। कितने दिन में? 60 दिन में। नहीं होता 30 दिन और दे दिया जाए। कौन सा रेट? आरबीआई की इंटरेस्ट रेट प्रिविलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। रटवा दिया मैंने, क्लास में बच्चे लेट आए उनको नहीं याद होगा, लेकिन मैंने रटवा दिया। प्रेवलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, उस दिन में जो इंटरेस्ट रेट थी वो पे करनी पड़ेगी। कैसे रिकवर होगा? 421 सीआरपीसी, और अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा? एडजस्ट कर दिया जाएगा। क्लास का टाइम 12:35 हो रहा है और 12:37 तक इस पूरे सेक्शन को पढ़ो, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रोविजन लिखने बोला जाएगा आपसे कि लिखो 12:37 नहीं 12:38, पूरा अच्छे से पढ़ के आओ। ठीक है, एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ गया क्या? मतलब मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ सेक्शन 148। ठीक है, क्योंकि सिमिलर सेक्शन है, अपन सेक्शन 148 पर देखिए। मान लो कि यहाँ पे अगेन पारुल है और यहाँ पे मान लो अनिकेत। कोर्ट बोला है कि ले, तेरे को पैसे पे करने हैं, सीधी बात। जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया पारुल के अगेंस्ट। क्या? जजमेंट प्रोनाउंस हो गया पारुल के अगेंस्ट, तो तुझे क्या करना है? पैसे पे करना है निकिता को। समझ? अब ध्यान से सुनिए कि पारुल बोली मैं तो अपील लगाऊंगी। क्या बोली पारुल? कि मैं तो अपील लगाऊंगी। तो अपील लगाएगी तो भाई ये जो जजमेंट पास हुआ है इसका क्या? पारुल ने निकिता को चेक दिया था, ऐसे बोल दिया कि निकिता को, कोर्ट बोल रहा है कि तूने निकिता को चेक दिया तो वो बाउंस हो गया 5 लाख रुपए। अब ऑर्डर पास कर दिया, जजमेंट प्रोनाउंस हो गया, और पारुल बोल रही है कि भाई मैं अपील लगाऊंगी। तो सेक्शन 148 बोलता है किस कोर्ट की पावर? अपीलिएट कोर्ट की पावर। क्या बोल रहा है? अपीलिएट कोर्ट की। यहाँ पे पारुल को क्या कर दिया गया? कन्विक्ट कर दिया। क्या कर दिया गया है? कन्विक्ट कर दिया गया, कन्विक्ट कर दिया गया। तो आप ध्यान से सुनना, ये भी मैं ही है, गलत देख रही थी मैं पहले भी, इसमें भी मैं प्रोविजन। तो अब अपीलिएट कोर्ट पहुंचा, पारुल अपीलिएट कोर्ट पहुंची, तो पारुल को अपीलिएट कोर्ट क्या बोलेगा? क्या बोलेगा पारुल को अपीलिएट कोर्ट? कि भाई 20% पैसा जमा करा। कितने, किसका पैसा जमा करा 20%? जो तेरे को बोला है ना, जो कोर्ट ने तुझ पे फाइन इम्पोज किया है, जो कोर्ट ने तुझ पे कंपनसेशन इम्पोज किया है, मतलब जो कोर्ट ने तुझको फाइनल अमाउंट का पे करने के लिए बोला है ना, जिस ट्रायल कोर्ट ने, उसका मिनिमम 20%। एक बार हैंड रेस कर दो। वहां पे क्या था? अप टू 20%। एक बार सब ध्यान रखना, वहां पे क्या था? अप टू 20%। निकिता, गरिमा, प्रियंका, रितिका, जो भी क्लास के स्टार्टिंग में थे, वहां पे सेक्शन 143 में ए में क्या है? अप टू 20%। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मिनिमम 20%, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां पे अप टू है तो मतलब वहां पे 20% का कुछ भी बोल सकता है, 1% भी बोल सकता है, 2% भी बोल सकता है यहाँ, और वहां पे ट्रायल कोर्ट बोल रहा है, और यहाँ पे अपीलिएट कोर्ट मिनिमम 20%। कितना? मिनिमम 20%। ठीक है, तो क्या लिखा है? पावर ऑफ अपीलिएट कोर्ट टू ऑर्डर पेमेंट पेंडिंग अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। पारुल पहुंच गई कि भाई ऐसे कैसे कन्विक्ट कर दिया तुमने मुझे। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सीआरपीसी, in if an appeal by the drawer against the conviction under section 138, the appellate court may, यहाँ भी may लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, कहीं शैल आएगा शायद। The appellate court may order the appellant to deposit such sum which shall be a minimum 20%। ये शैल है, ये शेल है, विच शेल बी अ मिनिमम। कोर्ट क्या कर सकता है? अपीलिएट कोर्ट पारुल को ऑर्डर दे सकता है कि तू एक काम कर, पैसे जमा करा, जितना फाइन कोर्ट ने तुझ पे लगाया ना उसका 20%। ध्यान रखो, आपसे पूछा जाए 143A और 148 में क्या डिफरेंस है, तो 143A ड्यूरिंग ट्रायल चल रहा है। कैसे चल रहा है? 148A ड्यूरिंग ट्रायल चल रहा है, 143A ड्यूरिंग ट्रायल चल रहा है, और 148 ट्रायल खत्म हो चुका है। अपील की प्रोसीजर किस में चल रहा है? अपील के प्रोसीजर में चल रहा है। फिर दूसरा पूछा गया और क्या डिफरेंस है, तो 143 में जो अमाउंट है वो अप टू 20% है,
और 148 में जो अमाउंट है वो नॉट लेस देन 20% है। 143A में जो अमाउंट है किसका 20% है? चेक का 20%। किसका 20% है? चेक का 20% है। और 148 में जो अमाउंट है वो किसका 20% है? जो कंपनसेशन और जो फीस, जो कंपनसेशन और जो फाइन पे करने बोला है ना, क्योंकि आप सभी को पता है यदि हम 138 की बात करें तो फाइन ट्वाइस ऑफ द चेक हो सकता है, तो ये इसका 20% है प्रियंका। 148 किसका 20% है? जो ट्रायल कोर्ट ने उस पर फाइन और कंपनसेशन इम्पोज किया है। और 143 चेक का 20% है आपको। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब पारुल पहुंची, पारुल को कोर्ट ने कहा कि भाई तेरे को केस कंटिन्यू, ये अपील कंटिन्यू करनी है तो यू नीड टू डिपॉजिट नॉट लेस देन 20% ऑफ फाइन और जो भी कॉम्पनसेशन। पारुल बोलती कि सर शांत रहो, मैं पहले 20% पे करके आई हूँ, मैं पे करके आई हूँ ना 143 में, एक बार हैंड रेस करो। वो बोल रहा है कि सर मैं तो इंटरीम कंपनसेशन पे कर आई ऑलरेडी, क्या बार बार पैसे मांग रहे हो आप मुझसे? अभी क्योंकि देखो पारुल ने 1 लाख रुपए इंटरीम कंपनसेशन के पे किए, कोर्ट बोला है तुझे फाइनल 5 लाख रुपए पे करने एंड में, जो ट्रायल कोर्ट है। अब पारुल बोल रही है मैं अपील लगाना चाहती हूँ, 5 लाख रुपए तो नहीं पे करने पड़ेंगे क्योंकि ये बोल रही है अपील लगा। तो अब अपीलिएट कोर्ट बोल रहा है कि भाई तेरे को फिर 1 लाख जमा कराने, क्योंकि वही 20% जमा कराना है, क्योंकि कोर्ट ने बोला 5 लाख फाइन। तो ये पारुल जैन बोल रही कि सर ये 143 में भी मुझसे पैसे मांगे थे इंटरीम कॉम्पनसेशन के तौर में। तो बोल रहा है वो अलग है ये अलग है, वो ट्रायल कोर्ट है, मैं यहाँ पे मैं अपीलिएट कोर्ट हूँ। तो ध्यान से सुनिए, अब ध्यान कंसेप्ट समझ में आया होगा कि प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट पेबल अंडर दिस सबसेक्शन, ये प्री का क्वेश्चन है, ऐसे ही आपका मेंस में आ सकता है कि ऑलरेडी डिपॉजिट करा दिया, फिर आप अपील में पहुंच रहे हो, फिर कोर्ट अपीलिएट कोर्ट बोल रहा है दोबारा डिपॉजिट कराओ, तो वेदर पारुल इज बाउंड टू डिपॉजिट और टेक एन एक्सेप्शन कि आई हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड अमाउंट एज एन इंटरिम कंपनसेशन इन ट्रायल कोर्ट, तो प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट पेबल अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी इन एडिशन, shall be in addition to any interim compensation paid by the appellant under section 143। एक बार हैंड रेस कर दो कि दूसरा प्रोविजन समझ में आ गया? समझ में आ गया कि दूसरा प्रोविजन? अब वही सेम है कि ये अमाउंट कितने टाइम में पे करना पड़ेगा पारुल जैन को अपीलेट कोर्ट में? 60 डेज के अंदर और 30 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर और 30 दिन के अंदर। वही ऑर्डर से 60 दिन के अंदर पे करना है तेरे को ये अपीलेट कोर्ट का अमाउंट, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि 60 दिन में नहीं पे कर सकते तो 30 दिन में और पे कर देना है। डन। अब ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रोविजन मैम और है। हाँ मैम वो इसमें भी मतलब वो पहले तो 143 में पे करके आई है, देन इसमें भी उसको अपीलिंग कोर्ट में उसको पे करना है और फिर वही 60 डेज का, फिर अगर नहीं पे करती तो 30 डेज का होगा ना। मतलब 60 और डेज और फर्दर 30 डेज यदि हाँ 60 डेज में फर्दर पे नहीं 30 की। पे नहीं डन। करती तो फिर वो कोर्ट देता है 30 डेज। फिर देखो ये लिखा है ना एडिशन, मैं मानती हूँ स्टार लगा लेना यहाँ पे। 143 में चाहे पे करके आई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 148 का अलग से है ये। ठीक है, एडिशन में अब ये 148 का भी कब पे करना पड़ेगा? जिस दिन ऑर्डर आया उसके 60 दिन, और 60 दिन यदि खत्म हो गए तो उसके और 30 दिन यदि कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया जाता है। फिर अब ये बोला है कि ये इसके लिए स्पेशल प्रोविजन है कि ये जो अमाउंट डिपॉजिट कराया है ना अपीलांट ने जो अमाउंट डिपॉजिट करवाया, कोर्ट किसी भी टाइम पे इसको रिलीज कर सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसे ग्रैब करके नहीं बैठा रहेगा कोर्ट। कोर्ट को सही लगता है कि इसको पैसे वापस कर देना चाहिए तो रिलीज कर सकता है। देखो ये लिखा है कि release the amount deposited by the appellant to the complainant at any time during the pendency of appeal। और अगेन अब अपीलांट एक्विट हो गया, अपीलांट बोल रहा है ले घंटा फर्क नहीं पड़ता, ट्रायल कोर्ट ने कन्विट कर दिया, मैं एक्विट कर रहा हूँ। अपीलांट कोर्ट ने बोला जा एक्विट हो जा, तो एक्विट हो जा तो भाई पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। तो कंप्लेनेंट मतलब निकिता, निकिता को बोलेगा कि भाई इसको पैसे वापस कर। किस रेट पे वापस कर? जो इंटरेस्ट रेट है आरबीआई की, कौन सी? प्रिविलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कितना वापस कर? मतलब कितना जो भी पे किया उसका वापस कर इंटरेस्ट के साथ में। कितने दिन में वापस कर? 60 दिन में वापस कर। 60 दिन में वापस नहीं करती तो कितने दिन में वापस कर? 30 दिन और ले ले, वापस कर दे। एक बार हैंड रेस कर दो, समझ में? सिंपल। बस यहाँ पे एक शेल का प्रोविजन है, ये भी नहीं है, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन यहाँ पे शेल का प्रोविजन है नॉट लेस देन 20%। मैम ये थर्ड लास्ट लाइन वाला प्रोवाइडेड एक बार फिर से समझाइए ना। क्लास की स्टार्टिंग में नहीं आई थी ना तो नहीं समझ में आएगा। बताओ अनुराग। हाँ मैम, ये थर्ड पॉइंट का स्टार्टिंग बता दो, फर्स्ट वाली ये लाइन। वाला
हाँ हाँ, ये वाला ही। ये देखो, मान लो कि अपीलिएट कोर्ट क्या करेगा, बता दो, गरिमा रुक जाना शांत। अपीलिएट कोर्ट ने लिए हैं ना इससे पैसे, इसने मान लो अपीलिएट कोर्ट ने 2 लाख रुपए ले लिए इससे एज अ फाइन, मतलब एज अ लाइक अपीलिएट कोर्ट वाला जो अमाउंट है ना, ये वाला अब एज अ पेमेंट ले लिया कि तू एक काम कर, तू अपील लगा रहा है ना, तो एक काम कर 2 लाख रुपए हमें एज अ सिक्योरिटी एज अ डिपॉजिट जमा करा, सिक्योरिटी नहीं बोल सकते, एज अ डिपॉजिट जमा। तो ये 2 लाख रुपए अपीलिएट कोर्ट किसी भी टाइम पे रिलीज कर सकता है, ऐसा नहीं है। मतलब ये देखो, ये लिखा, द अपीलेट कोर्ट मे डायरेक्ट द रिलीज ऑफ पेमेंट डिपॉजिटेड बाय द अपीलेंट टू द कंप्लेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील। मतलब ये समझो कि वो ऐसे बोल सकता है, रिलीज करने का मतलब है कि तू कोर्ट रख के नहीं बैठा रहेगा, उसको कोर्ट रख के नहीं बैठा रहेगा, वो ऐसे बोल सकता है कि तू एक काम कर, इसको डायरेक्ट कंप्लेनेंट को दे दे। समझ रहे हो क्या, रिलीज करने का मतलब ये नहीं है कि उसको वापस कर देगा, रिलीज करने का मतलब है उसको बोलेगा तू एक काम कर, इसको कंप्लेनेंट को पे कर दे डायरेक्ट। समझ में आया अनुराग सर, सबको समझ में आया क्या? ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील, जैसे जनरल तो कोर्ट ने लिया है ना इससे 2 लाख रुपए, कोर्ट ने लिए हैं ना इससे 2 लाख रुपए, तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है अपीलांट को, तू एक काम कर, ये 2 लाख जो मैंने दिए ना, तो इसको डायरेक्ट किसको दे दे, कंप्लेनेंट को दे दे। समझ में आया क्या? हाँ, भाई कंप्ल मतलब इसमें ऐसे ही है ना कि उस अपीलार्थी को बोल देगा कि मेरे को ना देकर उस परिवादी को दे दे। परिवार, हाँ, जो तो कंप्लेंट भाई और निकिता को दे दे, पारुल को मैं क्या करूंगा, कोर्ट में पैसे रख के 2 लाख रुपए, तो एक काम कर, किसी भी स्टेज में बोल सकता है कि निकिता को दे दे तू ये पैसे। डन, ये और लिखो बस। अगर अगर अपीलार्थी वो दोष मुक्त हो जाता है तो फिर परिवादी से वापस ले लेंगे। वापस ले लेगा, तो अपील, ये देखो अपील एंड एक्विटेड। अब सुनो गरिमा, सुनना, मैं वापस बोलती हूँ, देखो सुनो, यहाँ पारुल है और यहाँ निकिता। कोर्ट, पुराना कोर्ट क्या, ट्रायल कोर्ट ने पारुल को कन्विक्ट कर दिया कि पारुल तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। तो पारुल बोलती मैं न दे रही, मैं जा रही हूँ अपील में। 5 लाख रुपए देने के लिए बोला कोर्ट में, तो अपील एंड ये पारुल बोलती है मैं जा रही हूँ अपील में, तुमने मुझे कन्विक्ट कर दिया, मैं अपील में पहुंची। तो अपील एंड कोर्ट बोल रहा है पारुल जमा करा 5 लाख का 20%। यहाँ तक गरिमा समझ में आया? अपील एंड कोर्ट बोल रहा है कि ला भाई 1 लाख जमा करा, कराया ना इसने, सबको समझ में आएगी, ये तो कोई उसमें बड़ी बात। यस मैम। अब अब ये पारुल, अब अपीलेंट एक्विट हो जाता है, मतलब कोर्ट फाइनली बोल देता है, अपीलेट जो अपीलिएट कोर्ट है वो बोल देता है नहीं बेटा पारुल तुमको कुछ भी नहीं देना, तुम अक्विटेड हो, तुम्हें कुछ नहीं देना, तुम दोष मुक्त हो। तो भाई गरिमा, ये 1 लाख रुपए बीच में दिए, ये तो पारुल को वापस मिलने चाहिए ना, ये तो मिलने यस चाहिए ना। मैम। ये जो अपील वाले कोर्ट में 1 लाख दिए, ये तो पारुल को वापस मिलने चाहिए। तो पारुल को वापस कौन देगी, निकिता, निकिता ही तो देगी, निकिता के पास में गए ना पैसे। मान लो कि निकिता के पास पहुंच गए, तो निकिता इसको वापस पैसे करेगी, तो कितने दिन में करेगी? निकिता को जिस दिन ऑर्डर देगे ना पास पैसे वापस करने की, उसके 60 दिन में उसको वापस करेगी। यस और मैम, आ गया आप। मतलब ये तो ये जो बच्चों ने क्लास में स्टार्टिंग से ऐड जुड़े होंगे उनको तो आ गया होगा, मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। दोनों के अंदर डिफरेंस देख लो जल्दी से, सिमिलर सा ही चीज है, लेकिन यहाँ 20% अप टू है, यहाँ 20% मिनिमम है। ये चेक का अमाउंट का 20% है, ये फाइन और कंपनसेशन का अमाउंट का 20% है, ठीक है। और ये ड्यूरिंग ड्यूरिंग इसमें रिलीज विलीज की कोई बात नहीं है, इसमें ड्यूरिंग रिलीज की भी बात की गई है। बस यही सब चीजें, एक बार 5 मिनट का 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं, सिमिलर ही सेक्शन है तो ज्यादा टाइम नहीं दे रही। और यहाँ ध्यान रखो, वो कोई अमाउंट वैसे नहीं है, ये एडिशन में चल रहा है, इवन दो यू हैव पेड द अमाउंट अंडर सेक्शन 143A एज एन इंटरिम कंपनसेशन, तो भी आपको 148 का अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। 1252 बार सुनिए एक बार, दोनों के अंदर भाई कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन हो तो मुझे अभी बता दो। भाई जिंदगी भर आपको ये एनआई बहुत सिंपल है, आगे से लेके एंड तक 17वां चैप्टर है सबसे हार्ड, आपको समझ में आना चाहिए, बाकी सब समझ लोगे आप लोग। एक बार सब लोग हैंड रेस कर दीजिए, सेक्शन 143A और 148 में आज तक, आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार कोई भी देखकर मुझे बता दीजिएगा, ग्रुप में डाल देना कि किसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है और किसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। मुझे लग रहा है इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है 148 का मैम रेट्रोस्पेक्टिव है। और इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, एक बार लिख लीजिएगा दोनों। भाई इसका प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव दोनों है ऑफ कोर्स, और इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, नहीं नहीं मतलब इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही है और इसका रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव दोनों ही इफेक्ट है। भाई समझ में आता है क्या? ये 143A अब आगे से लगेगा, जब से एनआई आया उसके आगे से लगेगा 2000 है ना, जब से ये आया है, शायद 2015 का अमेंडमेंट है ये 143, 2018
भाई ये 143A है, ये 2018 के बाद से लगेगा। 143 का भी अमेंडमेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 2018 के बाद से ही आप 143A लगा सकते हो, लेकिन 148 रेट्रोस्पेक्टिव भी लगा सकते हो, क्योंकि अपील तो पुराने केस की भी तो चल सकती है, और प्रोस्पेक्टिव भी लगा सकते हो। एक बार हैंड रेज करो, जिंदगी में कंफ्यूज मत होना है, मैं सही बोल रही हूँ, बहुत मिक्स हो जाता है, सब ऐसे ऐसे मिक्स होता है, लेकिन अपन को सब चीजें सेपरेट सेपरेट करके चलनी है। आ जाओ, अब देखो अपन ने एक प्रिजम्पशन पढ़ी थी सेक्शन 139 की, पढ़ी थी एक प्रिजम्पशन, 3 प्रिजम्पशन देख रखी है एनआई में, तो एक आगे दे रखी है आगे चैप्टर में, 2 यहाँ दे रखी। देखो एक प्रिजम्पशन हमने होल्डर के फेवर में पढ़ी थी, किसके फेवर में पढ़ी थी? होल्डर के फेवर में, कि यदि पारुल चेक लेके खड़ी है तो इसका मतलब है कि पारुल को सामने वाले व्यक्ति ने चेक दिया है डेट और लाइबिलिटी के पेमेंट, किसके पेमेंट के लिए? डेट और लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए पारुल को सामने वाले व्यक्ति ने चेक दिया, ये कोर्ट की प्रिजम्पशन है। देखिए क्या लिखा, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, शैल मैंने कल उस दिन सिखाया था, ये रिपीटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, मतलब इसकी काट हो सकती है, कि इट शैल बी प्रिज्यूम अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव द होल्डर ऑफ चेक रिसीव द चेक ऑफ द नेचर रेफर्ड अंडर सेक्शन 138 फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइन। ठीक है, अब आओ सेक्शन 143, इसके बाद में अपन आ जाते हैं कोई और 146 में दिखेगी वो तो, देखो कुछ भी नहीं है। 144 एक नॉर्मल बात करता है, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। Notwithstanding anything contained in CRPC, for the purpose of this chapter, a magistrate issuing a summon to an accused or a witness may direct a copy of summon to be served on the place where such accused, कहाँ ये बोल रहे हैं समन की कॉपी कहाँ सर्व की जाएगी? भाई केस लगेगा तो समन भी तो सर्व होगा, तो समन की कॉपी कहाँ सर्व की जाएगी? जहाँ पे अक्यूज और विटनेस ऑर्डिनरी रिसाइड करते हैं, बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करते हैं, स्पीड पोस्ट से पहुंच जाएगी, कोरियर सर्विस से पहुंच जाएगी, एज अप्रूव्ड बाय कोर्ट ऑफ सेशन। ये रट लेना, ये रट लेना। समन की कॉपी कैसे जाएगी? वो लिखा हुआ है, कहाँ पहुंचेगी वो लिखा है, लेकिन कौन अप्रूव करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन अप्रूव करेगा। सिविल में जब अपन सिविल की बात करते हैं वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिखा है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अप्रूव करता है। अब ये भी कुछ नहीं है, और ये है कि जब विटनेस और अक्यूज साइन करके भेज देंगे, आपको सबको पता होना चाहिए रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू का मतलब क्या होता है। रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू का नंबर है कि जहाँ रजिस्टर्ड पोस्ट से रही है और वहां पे साइन करके वापस आनी है, क्या करके? कि सामने वाले व्यक्ति यदि रिसीव कर ले, कभी आप लोगों के पास में हाई कोर्ट से कोई चीज आई होगी, कभी आई होगी, सोचो, या कभी पोस्ट ऑफिस से कोई चीज आती है, साइन करवा के लेके जाते हैं, तो इसका मतलब है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, कि उसकी एक्नॉलेजमेंट ड्यू है, वापस आएगी एक्नॉलेजमेंट साइन होकर। तो बस ठीक है, जब साइन होके भेज देता है अक्यूज और विटनेस, तो ये मान लिया जाता है कि समन डिलीवर, समझिए देखो ये कोर्ट ये मान लेगा कि समन ड्यूली सर्व्ड है। जब वहां से जैसे मेरे पास कोर्ट ने समन सर्व करवाया और मैंने साइन करके दे दिया, पोस्ट ऑफिस से साइन होके आ गई है रजिस्टर्ड पोस्ट, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा समन हैज बीन ड्यूली सर्व, तो ना ही आपसे कोई पूछ रहा है, सेक्शन नंबर के तौर पे याद। देखिए एफिडेविट, कि जो कंप्लेनेंट के एविडेंस होंगे वो एफिडेविट पे दिए जाएंगे। ठीक है, और बस सिंपल कि जो भी एविडेंसेस होंगे वो एफिडेविट पे दिए जाएंगे, और सारे इंक्वायरी ट्रायल अदर प्रोसीडिंग में एज एन एविडेंस रीड किए जाएंगे। और ये जो एफिडेविट में कंटेंट चीजें हैं, द कोर्ट में थिंग्स फिट शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और द अक्यूज समन और एग्जामिन एनी पर्सन गिविंग एफिडेविट एविडेंस ऑन एफिडेविट एज टू द फैक्ट। देखो क्या वो, समझो, मानो कि मैंने बोला कि कंप्लेनेंट के जो भी एविडेंसेस है वो एफिडेविट पे दिए जाएंगे। ठीक है, कंप्लेन देखो एविडेंस हो सकता है कि मान लीजिए कोई विटनेस, कंप्लेनेंट का कोई विटनेस है, मान लीजिए यहाँ पे अनुराग है, अनुराग इज ए कंप्लेनेंट, अर्चित इनका विटनेस है, अर्चित इनका विटनेस है, अर्चित नहीं आया, लेकिन अर्चित के एविडेंस किस पे आ गए? एफिडेविट पे आ गए। किस पे आ गए? एफिडेविट पे आ गए। और यहाँ पे पारुल केस चल रहा है, अनुराग वर्सेस पारुल, तो ये बोल रहे हैं सीधी बात कि पारुल यदि बोले ना कि अर्चित को बुलाओ, मुझे इसको एग्जामिन करना है, इवन दो अर्चित तो एफिडेविट पे आया है, अर्चित शक्ल से खड़े होके नहीं आया, प्रेजेंस में नहीं आया, अर्चित के जो एफिडेविट है वो एविडेंस है वो एफिडेविट पे आए हैं। तो ये बोल रहा है सेकंड पैराग्राफ, द कोर्ट में इफ थिंग्स फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन और द अक्यूज्ड समन एंड एग्जामिन एनी पर्सन गिविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, कि भाई इसको, जिसने एविडेंस दिए ना एफिडेविट पे, इसको समन करो, हम इसे एग्जामिन करना चाहते। समझ में आया क्या? पहले जो एविडेंस आए हैं वो एफिडेविट पे आए हैं। मान लीजिए अनुराग वर्सेस पारुल चल रहा था, अर्चित के जो एविडेंस आए वो एफिडेविट पे आए, मतलब लिख के दिया कि भाई ये एफिडेविट है और इस पे ऐसे ऐसे चीजें लिख के दे दी एविडेंस। अब किसी मतलब मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे अर्चित को, सर अर्चित को समन करो, इसने जो एफिडेविट पे एविडेंस दिए ना, मैं इसको समन करो, इसको बुलाओ, तो कोर्ट ऐसा कर सकता है। तो
अगेन इट्स नॉट एन इम्पोर्टेंट सेक्शन, लेकिन ये कॉमन सेंस है। ये कहीं भी जगह आप देखोगे कि आप जब ऑर्डर नंबर 19 देखोगे सीपीसी का, तो वहां भी यही चीज लिखी होगी कि कोई चीज जो एफिडेविट की कौन लिखता है, जल्दी बोलो, एफिडेविट लिखने वाले को क्या बोलते हैं? अरे जल्दी बताओ, एक सेकेंड। डिपोनेंट। सबको पता था क्या? गरिमा पता था? ऐसे मत बोलना नाम याद नहीं आ रहा था। याद आ गया था कि सबको एफिडेविट लिख, तो बोल दिया जाता है कि भाई डिपोनेंट को बुलाओ। एफिडेविट पे तो लिख के दे दिया तुमने, डिपोनेंट को बुलाओ, ला भाई हम एग्जामिन करेंगे। तो अब आ जाओ सेक्शन 146, ये है एक प्रिजम्पशन। जैसे 139 की प्रिजम्पशन याद रख लो, रट लो, 139 की रिबटेबल प्रिजम्पशन है, रिबटेबल। तो 149 है कि मान लीजिए कोर्ट में बैंक की स्लिप आ गई है, बैंक की स्लिप आ गई है, तो जो बैंक की स्लिप है जिसपे ये लिखा हुआ है कि चेक डिसोनर हो चुका है, तो अब मतलब कुछ ये आप लोगों को सेक्शन 119 एविडेंस एक्ट का पता है कि जो बिजनेस होते हैं, जो नॉन ऑफिशियल बिजनेस होते हैं, वो डेली बेसिस पे किए जाते हैं, कोर्ट ये प्रिजम्पशन लेता है। तो मान लीजिए कि बैंक की स्लिप लेकर खड़ी है पारुल जैन, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा यदि उस पर डिसोनर लिखा है कि चेक वाकई में डिसोनर हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती ला भाई बैंक मतलब बैंक को बुलाएगा, बैंक के शाखा ब्रांच को बुलाएगा, ऐसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये प्रिजम्पशन है। कोर्ट नेचुरल, आप लोगों को सबको याद है, कोर्ट नेचुरल इवेंट्स को देखकर, शब्द याद होने चाहिए, प्राइवेट बिजनेसेस को देखकर, पब्लिक बिजनेसेस को देखकर क्या कर सकता है? प्रिजम्पशन लगा सकता है। प्रिजम्पशन मतलब इंटरफेरेंस, मतलब वो सोच रहा है कोई चीज। अपन जैसे मान लो कि मैं हूं, मेरे से तुम लोगों ने पूछा कि पानी की जो वो होती है मात्रा, वो कैसी होती है, मैं बोलूंगी लिक्विड पानी का जो क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म में पानी का जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है, तो मैं यही तो बोलूंगी लिक्विड फॉर्म होता है। ये नॉर्मल प्रिजम्पशन है। तो मान लीजिए ये एक प्रिजम्पशन है कि कोर्ट का कोई बंदा देखो बैंक की स्लिप लेकर खड़ा है, तो इट इज ए प्राइमा फेसी एविडेंस कि चेक डिसोनर हो चुका है। द कोर्ट शेल, in respect of every proceeding under this chapter, on production of bank slips or memo having their own official mark denoting that the check has been dishonored, कि जिस भी बैंक स्लिप पे या मेमो पे लिखा हुआ है कि चेक हैज बिन डिसोनर्ड, प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम है, ये भी वो भी शैल है, ये भी शैल प्रिज्यूम द फैक्ट ऑफ डिसोनर ऑफ सच चेक अनलेस अंटिल कॉन्ट्ररी इज डिस्प्रूव्ड, अनलेस अंटिल फैक्ट इज डिस्प्रूव्ड। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, मानती हूँ समझ में आ गया होगा। हमने देखो सेक्शन 138, स्टार्ट हो जाओ। सेक्शन 138 याद है सबको, क्या क्या लिखा हुआ है सेक्शन 138 में? कि उसने ड्रॉर ने चेक लिखा, ड्रॉर ने चेक लिखा, वो उसको इनसफिशिएंट फंड था, या अग्रीमेंट वाले फंड, जो अग्रीमेंट कर रखा था उस फंड से ज्यादा था, ठीक है, वो एक्सीड हो जाता है तो चेक डिसओनर माना जाता है और ऑफेंस कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है? ऑफेंस। सजा है 2 साल, सजा है ट्वाइस ऑफ द चेक अमाउंट। इसकी 3 नीचे कब प्रेजेंट करना चाहिए? सामने वाला व्यक्ति, मान लो प्रियंका है, प्रियंका को चेक दिया तो 6 महीने के अंदर और 3 महीने, अब 3 महीने हो चुका है जैसे मुझे किसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस। फिर विद इन जो वैलिडिटी ऑफ चेक का पीरियड है उसके टाइम में उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। कोर्ट उसके प्रियंका के पास आ गया कि भाई चेक डिसओनर हो चुका है, तो विद इन 30 डेज उसको पारुल को नोटिस देना पड़ेगा कि भाई पैसे दे दे। फिर पारुल को विद इन 15 डेज पारुल को पेमेंट करना पड़ेगा, और विद इन 15 डेज पारुल पेमेंट नहीं करती, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। सेक्शन 142 में लिखा है विद इन 1 मंथ उसको सूट इंस्टीट्यूट कंप्लेन लगानी पड़ेगी। 139 एक प्रिजम्पशन है। क्या है? 139 एक प्रिजम्पशन है। कौन सी प्रिजम्पशन है? एक शेल प्रिजम्पशन है कि सामने वाला व्यक्ति होल्डर ऑफ चेक लेके खड़ा है, तो मतलब हम मानेंगे डेट और लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए ही खड़ा होगा। सेक्शन नंबर 140, सेक्शन नंबर 140, कौन सा डिफेंस अलाउ नहीं होगा? ये डिफेंस अलाउ नहीं होगा। पारुल ये नहीं बोल सकती सर मुझे पता नहीं था कि कब चेक प्रेजेंट करेगा, मुझे पता नहीं था, मेरा इंटेंशन नहीं था कि ये चेक डिसओनर हो जाए। 141 कंपनीज के द्वारा किए जाते हैं, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल है मैनेजर पर्सन है, तो उसको भी ला भाई तू भी बन जा, मतलब तू भी बन जा अक्यूज। फिर लिखा हुआ है कि यदि उसको पता ही नहीं था, ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, उसने रोकने का ट्राई किया तो बचाया जा सकता है। फिर लिखा है एक डायरेक्टर है, वो क्यों है कंपनी में निदेशक? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है, तो उस पर प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा सकता। फिर 140 143 में 142 में क्या लिखा है? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कौन लेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से छोटा व्यक्ति नहीं लेगा। कब लेगा? कि जैसे ही कॉज ऑफ एक्शन राइज होगा उसके विद इन 1 मंथ में कंप्लेन लगनी चाहिए। कहाँ? यदि अकाउंट पे चेक है, तो जहां पे पे या होल्डर इन चेक क्या करता है? अपना
अकाउंट मेंटेन करता है उस ब्रांच में, और अदर देन अकाउंट पे ही चेक है, तो जहां पे ड्रॉई का बैंक मतलब जहां पे ड्रॉअर मेंटेन अकाउंट करता है, मैं मानती हूँ याद होगा 142A में क्या था। 142A 2015 के अमेंडमेंट से आया था कि जो भी केस पुराने चल रहे हैं वो सारे 142 के अकॉर्डिंग चलेंगे, इतना ही, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। 143 टॉक्स अबाउट समरी प्रोसीजर। कोर्ट को ऐसा लगता है रीजन रिकॉर्ड करके समरी प्रोसीजर चालू कर देगा। समरी प्रोसीजर की जो पनिशमेंट है 1 साल प्लस 5,000 रुपए, ठीक है। फिर समरी प्रोसीजर को किसी भी स्टेज पे समन प्रोसीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और मतलब ठीक है, बाकी कुछ नहीं। 143A इंटरिम कंपनसेशन हम बहुत अच्छे से आज डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेक्शन 144 145 नॉर्मल है, मतलब आपको कुछ याद नहीं करना हो तो ये दो सेक्शन छोड़ दो। 144 में कैसे समन सर्व होगा लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन डिसाइड करेगा, ये याद रखना। और 145 में आपको एफिडेविट पे अपन एविडेंस ले सकते हैं। सेक्शन नंबर 146 ऑल्सो टॉक्स अबाउट एन प्रिजम्पशन कि यदि बैंक की स्लिप आ गई है तो इट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस, चेक डिसओनर हो चुका है। ऑफेंस टू बी कंपाउंडेबल, ऑफेंस टू बी कंपाउंडेबल मतलब बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल लिखे नहीं है, लेकिन आप सभी को पता है कि ऑफेंस टू बी क्या है, कंपाउंडेबल ऑफेंस। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, अपील कहाँ लगती है। मान लीजिए कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कन्विक्ट कर दिया, अपील कहाँ लगेगी अनुराग सर, कहाँ लगेगी इसकी अपील? कोर्ट ऑफ सेशन में। कोर्ट ऑफ, आप सब लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है कि डीएम, देखो, द डीएम में इन केस ऑफ डायरेक्ट द पीपी टू प्रेजेंट एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ अक्विटल पास्ड बाय अ मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। भाई क्या बोल दिया कि मान लीजिए कि एक ऑफेंस है जो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, और किसने पास किया है? मजिस्ट्रेट ने पास किया है, और उसने मजिस्ट्रेट ने क्या कर दिया? उसको एक्विट कर दिया है। तो इसकी अपील कहाँ लगेगी? इसकी अपील कहाँ लगेगी? कोर्ट ऑफ सेशन में। एक बार हैंड रेस कर दो। एक्विटल की अपील की बात कर रही थी भाई, कन्विक्शन की तो जनरली सही है, एक्विटल की अपील की बात कर रही थी, कंफ्यूजन में मत रहना। देखिए वापिस वापिस सुनना कि डीएम पीपी को डायरेक्ट करेगा, डीएम पीपी को डायरेक्ट करेगा कि मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन ने, नहीं सॉरी, मजिस्ट्रेट ने, मजिस्ट्रेट ने एक्विटल पास कर दिया है, किसमें? एक केस है जो नॉन बेलेबल है या कॉग्निजेबल है, उस केस को, ठीक है। तो कहाँ बोलेगा? वो बोलेगा, डीएम बोलेगा पीपी को कि इसको बोल, मतलब कहाँ अपील लगा? कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लगा, यही बोलेगा। और नीचे आओ, नीचे क्या लिखा हुआ है? द स्टेट गवर्नमेंट इन एनी केस direct the PP to present an appeal to the High Court from an original appeal of order acquittal passed by any court other than the High Court, not being an order under clause A। तो अभी जो अपन बात कर रहे हैं वो कौन सी बात कर रहे हैं? कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात कर रहे हैं। कौन सा ऑफेंस है ये? कंपाउंडेबल ऑफेंस है ना अनुराग सर। कंपाउंडेबल मतलब नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल। नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल, एक बार सब हैंड रेस करो, जो मैं बोलना चाह रही हूँ बात की बात है, जो रटेंगे वो बात की बात है। अपन यहाँ पे बोला, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अपन बात कर रहे हैं 378 अक्विटल की अपील। अक्विटल का मतलब होता है कोर्ट ने छोड़ दिया, अक्विट मतलब यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने छोड़ दिया, ए पॉइंट में लिखा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने छोड़ दिया, छोड़ दिया, तो आप ये डीएम बोलेगा पीपी को, डीएम बोलता है एक्विटल की अपील में, डीएम बोलता है पीपी को जाके कोर्ट ऑफ सेशन में क्या लगा? अपील लगा। किन केसेस में? जो केस बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल, मतलब थोड़े सीरियस नेचर के केस है। देखो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। और नीचे क्या लिखा है बी पॉइंट में? ऐसी चीजें जो ए में नहीं आती है, ए में नहीं आती है, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा, किसको बोलेगा? पीपी को बोलेगा कि जाके कहाँ लगा? हाई कोर्ट में लगा अपील। जो चीजें ए में नहीं आती है, तो ए में क्या आ रहा है? कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। जबकि एनआई का केस कैसा है? कंपाउंडेबल मतलब क्षमा योग्य, तो मतलब बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो इसकी अपील कहाँ लगती है एक्विटल की?
कन्विक्शन की तो लग जाएगी, चलो। एक्विटल की अपील कहाँ लगती है? हाई कोर्ट में। एक बार हैंड रेज कर दीजिए जिसने थोड़ा बहुत बीएनएसएस पढ़ा होगा। देखो ये बहुत डीप कौन में जो भी मेरे बच्चे हैं सारे, जो भी मेरे आरजेस के बच्चे हैं, उन्होंने यदि सीआर बीएनएसएस की पूरी क्लास ली होगी, ये अर्चित गरीब, यदि बीएनएसएस की पूरी क्लास ली होगी तो ये कंसेप्ट मैं मानती हूँ 100% समझ में आ गया होगा। मैं मानती हूँ अनुराग सर को भी। और बाकी बाकी मैं थोड़ा सा प्रियंका जैसे थोड़ा डीप है, ये चीज थोड़ी डीप है। लेकिन पता है राजस्थान का केस आ चुका है। राजस्थान का कोई केस था अनुराग सर, या मतलब एक बार आप लोग प्लीज डिस्कस देख लीजिएगा। राजस्थान का कोई केस है, उसने कहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन में लगेगी, लेकिन प्रोविजन लॉ में यही लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में लगेगी। जनरली तो हाई कोर्ट में लगेगी, अपन को हाई कोर्ट ही लिख कर आना है। सुनो, एग्जाम में आ जाए तो हाई कोर्ट ही लिख कर आना है। लेकिन राजस्थान का कोई केस है, उसके थ्रू बोल दिया था कि कोर्ट ऑफ सेशन में लग सकती है। मैं मानती हूँ अपन ने अच्छे से पढ़ा। एनआई के केस अपन देख लेते हैं, कुछ एनआई के केस हो तो। इसके देखो, इसके बाद में बहुत सारे केस भी आ चुके हैं, लेकिन थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट केस जो मुझे दिख रहे हैं वो एक बार अपन देख लेते हैं। देखो लक्ष्मी डायग्राम, ये अच्छा केस है। जैसे सेक्शन 1, मेरा पैर कभी कोई चीज गायब हो जाती है मेरी, कभी कोई चीज गायब। देखो ये जो लक्ष्मी डायकेम का केस वो है ना, लक्ष्मी डायकेम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये सेक्शन 138 में जो अपन 139 पढ़ते हैं ना, शेल प्रिज्यूम, सेक्शन 139। तो लक्ष्मी डायकेम ने ये कहा था कि सेक्शन जो 139 है ना, वो शेल प्रिजम्पशन है, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। यह है ना, कैसी प्रिजम्पशन है? रिबटेबल प्रिजम्पशन लॉ है, वहां पे काट की जा सकती है, मतलब प्रूफ किया जा सकता है। और लक्ष्मी डायकेम ने ये भी कहा था कि इनसफिशिएंट फंड का मतलब है यदि कोई कोर्ट मतलब कोई स्टॉपेज ऑफ फंड भी करवा देता है ना, स्टॉपेज ऑफ फंड भी करवा देता है, तो भी इसे क्या माना जाता है? इसे माना जाता है इनसफिशिएंट फंड। या मान लीजिए सिग्नेचर मिसमैच भी हो जाते हैं, तो भी सिग्नेचर मिसमैच है तो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। और देखो ठीक है, ये भी कुछ बात नहीं है। आप देखो, ये भी देखो कि डालमिया सीमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है, डालमिया सीमेंट वर्सेस गैलेक्सी ट्रेडर। एनआई एक्ट के जो प्रोविजन है बहुत स्पेसिफिक है नेचर में, तो इट शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, इट शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्ट लाइबल प्रिंसिपल इज गिवन इन द केस, मतलब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपन डिफेंस नहीं ले सकते सेक्शन 140 में, तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाने चाहिए। ठीक है, और आओ, ये मैंने आपको बता ही दिया, ब्रिजस्टोन वर्सेस इंद्रपाल सिंह और दशरथ रूप सिंह का केस था रिगार्डिंग द लोकल जुरिडिक्शन वेयर द मैटर ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक शुड बी इंस्टीट्यूटेड, अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस शैल बी टेकन इनटू अकाउंट्स। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 2015 के अमेंडमेंट के बाद में आपको पूरा ध्यान रखना है कि 142 का 2 रट लो, 142 का 2, कोई आपके पास में ऑप्शन नहीं है इसको छोड़ने। 142 के 2 के अकॉर्डिंग ही केस इंस्टीट्यूट होंगे आगे से, और पुराने जो भी केस चल रहे हैं वो भी 142 के 2 के अकॉर्डिंग ही फर्दर आगे चले। ठीक है, और अपन अभी क्या पढ़ रहे थे? अपन ने पढ़ा, अपन रट के आए थे कि 148(3) का ए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, और 148 का सॉरी 143A का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, और 148 का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है। तो जीजे राजा वर्सेस तेजराज सुनाना ने यही कहा था कि ये 143A है, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। कैसा है? आफ्टर 2019 अमेंडमेंट, मतलब 2018 में अमेंडमेंट आया था, एनफोर्समेंट में 2019 में आया होगा। ये सारे बच्चे जो भी मेरी क्लास को स्टार्टिंग से सुन रहे हैं सबको पता होगा कि ये तो होती है एनेक्टमेंट डेट, ये होती है एनफोर्समेंट डेट। तो शायद अमेंडमेंट 2018 में आया हो, लेकिन 2019 में उसका एनफोर्समेंट हुआ होगा, इसलिए यहाँ लिखा है कि आफ्टर 2019 का अमेंडमेंट पर्सन कैन गेट इंटरिम कंपनसेशन व्हाइल केस प्रोसीडिंग इन कोर्ट। तो 143A एक कौन सा केस है? एक प्रोस्पेक्टिव नेचर, जो प्रोविजन है प्रोस्पेक्टिव नेचर। प्रोस्पेक्टिव का मतलब जिस दिन से आया उस दिन के बाद से ला। और आओ, दशरथ रूप सिंह से related to 2015 amendment section 142A and 142(2) which define jurisdiction of the याद रट लेना, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास में, इसको रटना है। एक लक्ष्मी डायग्राम को बाकी सब छोड़ दो जाए, मतलब छोड़ना नहीं बोल रही, 100% सब याद करना है। लेकिन एग्जाम में समय नहीं है आपको, एग्जाम अगले दिन एग्जाम है या उसी दिन एग्जाम है, तो भाई साहब ये लक्ष्मी डायग्राम वाला केस, एक जीजे राजा वाला भी केस 143, और ये दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये आपको लिखना ही लिखना है, ये इसमें ऑप्शन नहीं। ठीक है, क्योंकि 2015 कितना बड़ा अमेंडमेंट है, 142 का 2 और 142। ठीक है, तो मैं मानती हूँ कि मैंने अच्छे से ट्राई किया होगा, मतलब मैंने 100% किया कि आपको समझ में आ जाए एनआई का चैप्टर 17। ठीक है,
मैं मानती हूँ किसी ने मुझे ऐसे कहा है, निकिता निकिता ने कहा है मुझे कि 15 तारीख को डेट आ जाएगी एग्जाम, ऐसे बोल दिया है। मैं थोड़ा सा डर रही अरे मैम, मुझे तो खबर आई है, आप क्यों फैला रहे हो? हूँ। मैं तो ऐसे ही फैला रही हूँ, सब डरो ना, मैं क्यों डरूँ अकेले। मैं तो डरती नहीं हूँ, मैं तो मस्त मस्त हूँ। मुझे डर नहीं लगता। और आपको भी किसी ने बोला है कि 15 तारीख को डेट आ जाएगी? नहीं मैम, अभी तक तो किसी ने बोला नहीं। बस आपने बोल दिया, आप टेंशन ऐसे हो अब रही है। अब अब बात सुनो। अरे नहीं मैम नहीं, इसमें ये 2 केस और थे, मतलब कि ये आए थे शायद अपने आप मुझे एग्जाम प्लीज में। ग्रुप में डाल दो, मैं क्या कर दूंगी, मैं एक बार है ना इसको सबको उसमें डाल दूंगी, टाइप्ड नोट्स बना दूंगी इसके। नहीं यार हाँ, नहीं हाँ, मैं, मैं उसमें डाल देता कोई और है मेरी मदद करने वाला तो प्लीज जो भी मैं भेजू उसके टाइप्ड नोट्स बना दूंगी, वो भेज देना पक्का से अपन ना। और एक वो जो सेक्शन 25 भी आप भेज रहे थे ना, उसको भी ग्रुप में भेज देना है, उस वाले ग्रुप में, लिमिटेशन वाले, सेक्शन वो। 26। हाँ, वो वीडियो। हाँ वो भेज देना। ठीक है, ठीक ठीक। है। और बाकी तो देखो मैंने ट्राई 100% किया है, बाकी तो क्या है, अब कल से अपन राजस्थान रेंट कंट्रोल की क्लास करें। ठीक है, राजस्थान रेंट कंट्रोल की क्लास स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पूरे सब लोग अच्छे से आना, तो मैं आराम से 3 दिन में बहुत अच्छे से बिल्कुल कंसेप्ट और हार्ड पॉइंट्स पे याद करवा दूंगी आपको राजस्थान रेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो, सर बताएं। हाँ सर, मैंने कम से कम 5-6 बार कर दी थी, फिर मैंने उसको शिपमेंट को री